बच्चों जो एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये पेपर 2019 का है, लेकिन ध्यान रखें इस बार एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी आपके नहीं आएगी, अर्थात मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जो हैं सोशल स्टडी वो आपके सब्जेक्ट आएंगे। और उनमें से यदि आप भारत में अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको 12,000 रुपये पर साल गवर्नमेंट देती है 4 साल के लिए, यानी 12 चौक 48,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए यही शर्त है कि आप सरकारी विद्यालय में लगातार अध्ययनरत हो। पहला प्रश्न चलिए चलते हैं जूम करके। निम्न में से प्राकृतिक खाद है। यहाँ प्रश्न लाने का मतलब यही है कि आपका जो लगभग जो मैटर है वो कवर होता रहेगा, और जो टॉपिक्स होंगे महत्वपूर्ण या जो सिलेबस से संबंधित है 7th और 8th के, वो हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। देखिए प्राकृतिक खाद में नंबर 1 यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट या सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पर है विच वन इज द नेचुरल मैन्यूर, यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट एंड सुपर फॉस्फेट। तो आप ऑप्शन बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है वर्मी कंपोस्ट, अर्थात ये खाद और उर्वरक में से प्रश्न आया है। यूरिया, पोटास और सुपर फॉस्फेट होते हैं वो उर्वरक होते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में, उर्वरक क्या होते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ जिन्हें हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है, और जो हमारे खेतों में प्राप्त होते हैं उन्हें हम खाद कहते हैं। अर्थात सड़े गले पदार्थों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, खाद प्राप्त होती है, उन्हें वर्मी यानी प्राकृतिक खाद कहते हैं। तो आंसर हमारा 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजाति जिसका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हुज एनी रिप्रेजेंटेटिव इन नो लॉन्गर अलाइव और कॉल्ड। यहाँ ध्यान रखें अधिकांश जो इनका उच्चारण है वो कोल के रूप में करते हैं प्यारे बच्चों। ये शब्द जो है वो होता है कोल्ड, कोल्ड कार्ड नहीं होता है, ये कोल्ड होता है। नंबर 1 ऑप्शन है संकटापन, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट, विलुप्त, प्राकृतिक आवास में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट एंड विशेष क्षेत्र एंडेमिक। तो यहाँ पर एंडेमिक हैं, ये विशेष क्षेत्र की कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि जिनका जो जीवित नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये विलुप्त होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार रिपीट हो सकता है कि रेड बुक डाटा क्या है। रेड बुक डाटा ध्यान रखें, इनमें जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनकी को जिस बुक के अंदर रखा जाता है उन्हें रेड बुक डाटा कहा जाता है। ये IUCN के द्वारा जारी होती है। नेक्स्ट यदि हम प्रश्न का है, ये जो प्रश्न है ये आपको पूरा का पूरा फैक्ट समझाया जाएगा, फिर आप इसके अंदर समझेंगे। इससे पहले हम नेक्स्ट प्रश्न आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास में है नेक्स्ट प्रश्न, सर्दी और जुखाम का संचरण करने वाला वायरस है। तो यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्दी और जुकाम को जो है वायरस दैट ट्रांसमिटेड कोल्ड इज वेरिसेला जोस्टर, राइनो वायरस, पोलियो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहाँ पर चलिए आज हम इनकी गहनता से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपका 2 नंबर आंसर होगा, राइनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस होते हैं वो इम्यूनिटी से संबंधित हैं, और पोलियो से पोलियो होता है, वेरिसिला जोस्टर से काला जार नामक रोग होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्दी जो जुकाम है वो राइनो वायरस से होता है। नेक्स्ट है पादप में जल का परिवहन होता है। तो यहाँ एक लाइन शब्द है, यानी वाटर ट्रांसपेरेशन इन प्लांट इज जाइलम फ्लोएम बाई वेसिकल बाई लीव्स। तो थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, बाई पोर होगा, रंध्र को कहा जाता है बाई पोर। यानी हम इसको कह सकते हैं, एक यहाँ पे शब्द है जल, तो जल का मतलब क्या हो जाता है, जाइलम। यानी पादप में जाइलम का काम होता है जल व खनिज लवण को जड़ों के द्वारा अवशोषित करके विभिन्न भागों पर ऊपर की तरफ पहुंचना, पत्तियों तक, शाखा तक पहुंचाना, ये इसका काम है। यदि ऑप्शन चेंज होके आ जाए फूड का, यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन कैसे होता, तो एफ का मतलब आप ले लेना फ्लोएम,
क्या हो गया, फ्लोएम। नेक्स्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, रंध्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना जो द्विबीजपत्री पादप है उसकी पत्तियों के निचले अधिचर्म में रंध्र पाए जाते हैं, यानी जो लिप्स होती है उसकी जो अंडर जो एपिडर्मिस होती है उसमें पोर पाए जाते हैं। रंध्रों का काम होता है वाष्पीकरण का, इवोपरेशन का काम होता है और गैसों का विनिमय का काम होता है, यानी गैसों का एक्सचेंज करते हैं। पत्तियां क्या होती है, पत्तियां एक्चुअल में क्या होता है, यह पादप का रसोई घर कहलाता है, यहाँ पर ही भोजन का निर्माण होता है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, आगे और भी अध्ययन करेंगे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, धातु पाई जाती है, ध्यान रखना ये मैग्नीशियम +2 के रूप में होता है क्लोरोफिल में, इसी कारण पत्तियां हरी नजर आती है। पत्तियां हरी आती है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु, और ये मैग्नीशियम आयन के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये तो एकदम सरल है, विश्व पर्यावरण दिवस। आंसर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विच विटामिन डिफिशियंसी कोजेज स्कर्वी डिजीज, ए विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आप आंसर बताइए क्या होता है, फिर हम इसको ट्रिक के साथ बताते हैं। देखिए यहाँ पर स्कर्वी का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों मसूड़ों से खून आना लगना, यह स्कर्वी रोग की विशेषता है। इसके उपचार के लिए खट्टे पदार्थ जैसे आंवला लिया जाता है, और हम कह सकते हैं आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है खट्टे पदार्थ में। और सै, यहाँ देखिए स्कर्वी में सै आ रहा है, तो सै का मतलब हम कह सकते हैं सी। स्कर्वी की कमी से विटामिन यानी सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और यहाँ पर हम कहें कि बी से जो विटामिन बी है, B1 आपके कोर्स के अंदर है, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग। और विटामिन ए की कमी से जीरोपथेल्मिया हो जाता है, यानी जो ए है वो हमारी नेत्र से संबंधित है। रात को रतौंधी भी हम कहते हैं, ब्लाइंडनेस भी इसे कहा जाता है, रात को हमें कम दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस अंग के भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं, द विलाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन, आमाशय स्टोमक, सुदांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन, वृदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, अंग्नाशय पेंक्रियास। तो चलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन में समझने का प्रयास करते हैं। आमाशय एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, ये HCl का स्त्रावण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। और आमाशय का माध्यम अम्लीय होता है, यहीं जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं आमाशय किसका स्त्रावण करता है, HCl का। शुदांत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो शुदांत्र में प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे ये आपके छोटी आंत है, इसमें छोटे छोटे ऐसे रेशे होते हैं जिसे कहा जाता है विलाई। तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, अर्थात भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और रक्त के साथ में ये क्या करते हैं, पचित भोजन अवशोषित हो जाते हैं, किसके द्वारा, विलाई के द्वारा। नेक्स्ट है वृदांतर, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी वृदांतर में खनिज और जो हम कहें खनिज लवण व जल का अवशोषण होता है। यानी वृदांतर के अंदर क्या होता है, हमारे जो अपचित भोजन जब यहाँ से चला जाता है छोटी आंत से लार्ज आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें जो खनिज पदार्थ हैं या जल हैं उसका अवशोषण वृदांतर कर लेते हैं। अग्नाशय क्या करता है प्यारे बच्चों, अग्नाशय ध्यान रखना, अग्नाशय रस का स्त्रावण करता है जो हमारे भोजन में पाचन में सहायक है। इसका और हम पार्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये जो हार्मोन वाला है ये पूरा का पूरा ही हम चैप्टर लेंगे जिसमें आपके तमाम समझ में आ जाएंगे। मेंढक में हृदय होते हैं, ये भी कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले पिशीज वर्ग आता है, पिशीज यानी जो फिशीज वर्ग है, मछलियाँ जिसमें हैं। और फिर इसके बाद में हम कहें उभयचारी वर्ग आएगा, फिर जो हम कहें सरीसृप, और फिर जो है स्थलीय वर्ग आते हैं अर्थात मानव वर्ग आते हैं। तो ध्यान रखें पिशीज वर्ग यदि आ जाता है उसमें हृदय द्विकोष्ठी होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। यदि हम मेंढक के हृदय की बात करें उभयचरी है, त्रि होगा,
अर्थात 2 आलिंद होंगे और एक क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें एक नीले होगा। यह आंसर सही है। मानव का पूछ ले तो इसमें क्या होते हैं, मानव में 2 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी नो, इसमें जब अंगों को समझने का प्रयास करेंगे उसमें पढ़ेंगे तो यहाँ आंसर है, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायक हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास में आ जाएगा फिन्स। विच ऑर्गन्स हेल्प्स टू फिशेस फॉर स्विमिंग और मूवमेंट इन वाटर, तो आंसर हमारा फिन्स। ये भी नॉर्मल प्रश्न है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वन में सड़े गले मृत जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ बनाने का कार्य करता है। कौन करता है? बाय गेटिंग फूड फ्रॉम द decaying and dead organism in forest and keeps natural habitats clean is जर्क है ना, तो यहाँ आंसर हमारा सीधा करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर वो क्या है, तो हम देखिए इन प्रश्नों के बारे में हम आपको हड्डियों की 200 जो 6 हड्डी होती है, अक्षीय कंकाल में 80 होती है और बाकी की जो हड्डियां हैं उनके टोटल हम बताएंगे। हमारे हाथ में 30 हड्डियां होती है, पैर्स में 30 होती है और हमारे जो मस्तिष्क हैं यानी जो खोपड़ी है उसमें 8, चेहरे में 14। इनको टोटल हम तमाम बारे में पसलियां हैं जो 12 जोड़ी हैं उनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है वायु उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों देखिए, वायु जो हमारे वायुमंडल में है, नाइट्रोजन जो होती है वो 78% है और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% है, CO2 जो होती है वो 0.03% है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब इनमें क्या होता है कि वायु के अंदर तो हम कहें कि बहुत सारी गैसें आ जाएगी, मिश्रित रहेगी, तो ये क्या है, मिक्सचर है। यानी इसका है एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठोस को गर्म करने पर वाष्प और ठंडा करने पर वापस ठोस बनता है। सॉलिड ऑन हीटिंग वेपर एंड वेपर आफ्टर देन ऑन कूलिंग सॉलिड में यह दिस एबो प्रोसेस, यह उपयुक्त प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ आंसर से देखें तो ये ऊध्रुपातन है, सब्लिमेशन है। तो कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊध्रुपातन वह अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधा वाष्प अवस्था में बदलता है और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में बदलता है। ये प्रश्न घूमकर इस प्रकार भी आ सकता है, ऊध्रुपातन में कौन सी अवस्था नहीं होती, तो हम कह सकते हैं द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड अवस्था नहीं होती। और नेक्स्ट प्रश्न, ऊध्रुपातन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि ऊध्रुपातन के उदाहरण बताइए, तो एक कपूर इसका उदाहरण होता है, एक अमोनियम जो क्लोराइड है प्यारे बच्चों वो इसका उदाहरण होता है, एक जो नेफ्थलीन है वो इसका उदाहरण होता है। अक्सर हम नेफ्थलीन की गोलियां बाथरूम में डालते हैं और वो क्या होती है, अदृश्य हो जाती है, तो इसके ये उदाहरण है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अस्थायी परिवर्तन है, विच वन इज दी अनस्टेबल चेंजेज, तो इसका आंसर बताइए क्या है। देखिए अस्थायी परिवर्तन क्या होते हैं कि वे परिवर्तन जो कुछ समय के लिए होते हैं वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, वो परिवर्तन अस्थायी हैं। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं, इस परिवर्तन का दूसरा नाम होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, आप कहोगे सर उत्क्रमणीय होता क्या है, अंग्रेजी में इसे रिवर्सिबल कहा जाता है। उत्क्रमणीय देखिए, उ का मतलब हो गया उभयचारी, उभयचारी, उभयचारी का मतलब मेंढका, क्या हो गया, मेंढका यानी फ्रॉग। ये मेंढक क्या करता है, जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इसी प्रकार हम कहें कि मेरे पास में सपोज कीजिए कोई क्रियाकारक है, क्या है, क्रियाकारक, इसको रिएक्टेंट कहते हैं और ये क्या करता है, उत्पाद में बदलता है यानी प्रोडक्ट में बदलता है। तो हम कहेंगे व्हेन द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट नोन एज प्रोसेस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स अनस्टेबल चेंजेज। यानी इसमें क्या होते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम या अस्थायी परिवर्तन में 2 अर्ध तीर चिन्ह आते हैं। ध्यान रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनोनिमस की दृष्टि से इसमें आते क्या हैं, इसमें इस प्रकार के 2 अर्ध चिन्ह आते हैं और ये प्रक्रम तभी होंगे, स्थिर ताप होगा और बंद पात्र होगा तब ये प्रक्रम होते हैं। इस आंसर को देखते हुए हम समझते हैं कि लोहे पे जंग लगना। तो आप ये बताइए, एक बार आपके लोहा में जंग लग गया और लोहा खराब हो जाता है तो ये तो स्थायी हो गया यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे कोरोजन भी कहा जाता है। दूसरा इसका हम आंसर में इसके अंदर देखते हैं, दूध से दही बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मिल्क फ्रॉम मिल्क। तो दूध से दही बनने के लिए जो हमारे पास में प्यारे बच्चों
जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या होता है? दूध से दही में बनाने के लिए जो जीवाणु आता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण है। बेसिलस, लगभग इन जो पेपर लेके आएंगे उनमें से आपके 90% से ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो जाएंगे जो हम ये सोल्व कर रहे हैं। तो ये इन प्रश्नों को गहनता से देखते रहें, अपने नोटबुक में भी उतारते रहें और पूरा वीडियो जब आप देखेंगे, क्योंकि 12,000 का जो सवाल है तो इसके लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और हो सके यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आई तो वीडियो को बार बार आप स्किप कर भी देख सकते हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो बताइए, टायर का जलना, जब बर्निंग ऑफ टायर, एक बार टायर जल जाता है अर्थात किसी चीज़ को हम जला देते हैं, उसका दाह संस्कार हो जाता है तो उसकी बानी बनती है, बानी से वापस वो चीज़ नहीं बना सकते। तो ये तीनों ही परिवर्तन क्या है? स्थायी है। नेक्स्ट क्या है? बर्फ़ का पिघलना। बिल्कुल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी हम कहेंगे कि बर्फ़ जब पिघलती है तो क्या बनता है? जल बनता है। और जल को आप प्यारे बच्चों जब वापस फ्रीज में रखते हो तो बर्फ़ बनता है। तो ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। फिर है लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं। द एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली, तो हम कहें सुचालक कंडक्टर। फिर नेक्स्ट बात करें कुचालक इंसुलेटर, न्यूट्रल उदासीन अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम बात करते हैं लवण के जलीय विलयन विद्युत के। तो कभी आपने देखा है, आप जब किसी बाल्टी के अंदर पानी को गर्म करते हो प्यारे बच्चों, और यहाँ पर यदि आपका हाथ इस वाटर के अंदर चला जाता है, सर्दियों के अंदर रोड से पानी गर्म करते समय आपको शानदार झटका लगता है, ऐसे लगता है पीछे से किसी ने मुक्का मारा है या डुक मारा है। तो लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लवण के जलीय विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक। तो एक यहाँ ध्यान रखना, लवण के जलीय विलयन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? आयन। कौन उत्तरदायी होते हैं? आयन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब धातु की बात आती है, धातुओं की विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यह भी ध्यान रखें, धातुओं की चालकता के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है। और जब यदि शब्द एक हमारे पास में विलयन आ जाता है तो विलयन के लिए उत्तरदायी शब्द कौन से होंगे? आयन होंगे। और लवण का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन एक पारा Hg और एक लेड Pb, ये दो ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि अधातु हमेशा विद्युत की क्या होती है? कुचालक। अधातु विद्युत की कुचालक है, लेकिन कार्बन का ही एक अपरूप होता है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आपके इसलिए डालवा रहे हैं कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? विच मेटल सेव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर है Fe लोहे का प्रतीक है, गैलियम, सी क्रोमियम और एसन। तो यहाँ ध्यान रखिए गलनांक होता क्या है, यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य अवस्था में बदलता है, यानी ए टेम्परेचर एट विच द सॉलिड आर कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली इन लिक्विड फेज, दिस पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो ये गलनांक कहलाते हैं। गलनांक होते क्या हैं? गलनांक क्या होते हैं कि पदार्थ के मध्य, मान लीजिए ए और बी हैं, इन पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य ये जो आकर्षण बंध है वो कितना मजबूत है, उसकी सामर्थ्य को दर्शाते हैं। गलनांक क्या दर्शाते हैं? दो अवयवी, यानी किसी पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य आप जो अवयवी कणों के मध्य जो बंध की सामर्थ्य है उसको दर्शाते हैं। लेकिन गलनांक की परिभाषा क्या होगी? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य अवस्था में बदलता है उस बिंदु को गलनांक कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव्य अवस्था में बदलता है उस समय ताप स्थिर रहता है। क्या रहता है? ताप स्थिर रहता है, तापमान में कोई चेंज नहीं होता। तो ये गैलियम और सीजियम, एक और धातु होती है प्यारे बच्चों CS, ये दो ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रखें तो ही ये पिघल जाती है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। तो ये आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस धातु को मिट्टी के तेल में केरोसिन में डुबो के रखते हैं? विच मेटल्स इज डिप्ड इन केरोसिन? सोडियम, लोहा, टिन, मैग्नीशियम। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सोडियम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है Na, मैग्नीशियम का होता है SMg, लोहे का होता है Fe,
टिन का होता है Sn। तो ये तो इसके सिंबल हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी धातु है, तो ध्यान रखें सोडियम और पोटेशियम। दो बात ध्यान रखना है, नाक, क्या रखना है, नाक। प्यारे बच्चों, नाक को कभी केरोसिन में डुबाना मत, क्योंकि नाक को केरोसिन में डुबा लेंगे, केरोसिन की जो है गंध है वो हमारी ब्रेन में चली जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन इसका उल्टा है, यदि कोई धातु की बात करें तो इनको केरोसिन में डुबा के रखना है। नाक का मतलब Na, कै का मतलब के, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिन्हें केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पोटेशियम ऑप्शन है नहीं, तो आंसर हो गया सोडियम। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज, संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। तो देखिए संश्लेषित रेशे होते क्या हैं, वे रेशे जिनका निर्माण मानव द्वारा होता है, अर्थात प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं होते। रुई बिल्कुल पादपों से प्राप्त होती है, कॉटन गोंद बिल्कुल पादप से प्राप्त होता है, और यहाँ पर रबड़ है वो भी क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन। ये क्या होता है कि सिस आइसोप्रीन का जो बहुलक है वो रबड़ कहलाता है। और ध्यान रखें यह एक हेबेसिया ब्रेसिकेसिया जाति से रबड़ प्राप्त होता है। रबड़ उत्पादन में इंडोनेशिया, मलेशिया ये विश्व में क्या है, प्रसिद्ध हैं। और हमें कहा जाए कि रबड़ में भारत में कौन सा है, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, केरल। ये एक राज्य स्टेट आप याद रख ले, काजू में भारत में केरल प्रथम है, रबड़ में भारत में केरल प्रथम है, लय में लाख में प्रथम है। कै का मतलब काजू, रैक का मतलब रबड़, लय का मतलब लाख। तो इन तीनों में केरल प्रथम है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें और आगे शेयर भी करें। अब बात आती है रेयोन की। तो रेयोन क्या होते हैं, यह काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किए जाते हैं, और रेयोन के हम अक्सर कपड़े भी पहनते हैं। तो ये संश्लेषित रेशा रेयोन का है। ध्यान रखें एक नाइलोन भी इसी के अंदर आता है, नाइलोन, तो हम इसको नाइलोन। और परीक्षा में एक प्रश्न है नाइलोन 66, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, इसमें नाइलोन 66 है वो हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन हेक्सामेथिलीन डाईअमीन व, यह आपने लिख लिया हेक्सामेथिलीन डाईअमीन व एडिपिक अम्ल, इनसे मिलकर नाइलोन 66 बनता है। वो भी क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। प्राकृतिक रेशे में रुई, गोंद, और ये हमारे पास में संश्लेषित रेशे में तो आ जाएंगे रुई और गोंद आ जाता है। रुई और गोंद संश्लेषित रेशे के उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक रेशे हैं। रबड़ इसके अंतर्गत अलग ही चीज़ है। रेशों की बात करें तो रेयोन हमारे पास में क्या आ जाएगा, संश्लेषित रेशा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रश्न के अंदर चलते हैं। तो CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आंसर के अंदर क्या आएगा कि जब हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो केमिस्ट्री का एक नियम होता है, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर CO3 लिखा हुआ मिल जाए, CO3 क्या मिल जाए, CO3, तो ध्यान रखिए इसमें से हमेशा CO2 बाहर निकलता है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बात इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आप समझ गए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर है कि CaCO3, तो डेफिनेट CO3 है तो एक CO2 बाहर निकलेगी। अब आप ये बताइए जब CO3 में से CO2 बाहर निकल गई, बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच गया, और ये ऑक्सीजन Ca के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaO। तो हमारे पास में दो कंपाउंड बनेंगे, ये बनेंगे CaO और CO2, और ये आंसर सही है। CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और यह होता है बिना बुझा हुआ चूना। और ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन है, और ये कैल्शियम का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास में,
रसोई के बर्तन के हैंडल बनाने में सबसे प्रयुक्त पदार्थ है। द मोस्ट सुटेबल सबस्टेंस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स। तो यहाँ ऑप्शन है पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट। तो ध्यान रखें, एक पर्सन आता है बेकेलाइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर ये होगा। और बेकेलाइट क्या होता है, देखिए इसमें एक शब्द है लाइट। तो हम कहते हैं हमारे स्विच के जो बोर्ड बने हुए होते हैं, खटके बने हुए होते हैं, वो बेकेलाइट के बने हुए रहेंगे। तो इसी प्रकार जो फ्रेश का हैंडल है वो इसी का बना रहेगा। तो रसोई के बर्तन के हैंडल इसी के बनाए जाते हैं जिससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो। एक होता है, एक इसी प्रकार का बहुलक आता है मेलामाइन। तो ध्यान रखें, मेलामाइन और बेकेलाइट में से हर बार एनोनिमस में प्रश्न आता है। बेकेलाइट का तो इसमें प्रयोग हो गया, मेलामाइन का किस में होगा? आग बुझाने वाले कर्मचारी जो अपने कपड़े पहनते हैं वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं। और पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट है वो नाइलॉन। अभी हमने देखा था नाइलॉन, मैंने बताया था कि नाइलॉन होता क्या है, नाइलॉन 6 के बारे में बताया था। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी कमल से मिलकर बनता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है द नॉन मेटल्स फाउंड इन लिक्विड स्टेज। नंबर 1 ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ब्रोमीन है अधातु, वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन है वो 21% होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। तो अब यहाँ पे हम यदि इस प्रश्न को घुमा के पूछ ले कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा एकमात्र धातु है वो है Hg, मरकरी यानी पारा। और अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी और समय में निम्न कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, इसको आप एक्स और वाई मान सकते हैं। और आपको कहे कि नियत चाल, नियत चाल का मतलब होता है ऐसी चाल जिसमें समान समय में समान दूरी तय होती है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ग्राफ एक सीधी लाइन आएगी प्यारे बच्चों, जिसमें मैं कह रहा हूँ यहाँ पर है 5 मिनट, यहाँ है 10 मिनट, यहाँ है 15 मिनट, यहाँ पर है 1 मीटर, यहाँ है 2 मीटर, यहाँ है 3 मीटर। अब देखिए इसमें ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का आता है हमारे पास में। तो हम कह रहे हैं मीटर की जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसी प्रकार समय की बढ़ रही है। यहाँ पर समय समान लग रहा है जैसे जैसे मीटर है, 1 मीटर में 5 सेकंड लग रहा है, अगला 2 मीटर जाने पे 10 लग रहा है और 3 मीटर जाने पर 15 लग रहा है, अर्थात 1 मीटर में 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो हम कहेंगे ये कहलाती है नियत चाल। यानी समान समय में जब समान दूरी तय होती है वो नियत चाल है, और जब समान समय में असमान दूरी तय होती है तो वो कौन सा होगा, हो जाएगा हमारे पास में नियत चाल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2। दाब का मात्रक द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दाब के बारे में बात करें तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। नंबर 1 न्यूटन, ये होता नहीं है, ये बल का मात्रक है, तो ये ऑप्शन गलत। केल्विन, ये प्यारे बच्चों किसका मात्रक है, ये तापमान का मात्रक है केल्विन। जूल, ये ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी भागा दौड़ी करेगा उसको जूत लगेंगे, तो ये जूल। पास्कल, दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल, यानी यहाँ आंसर ये सही है। फिर है इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज नोन एज। परावर्तन रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, पार्श्व परिवर्तन लेटरल इन्वर्जन और विक्षेपण डिस्पर्जन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष बनने का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विक्षेपण। नेक्स्ट हमारे पास में है, कार के पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, विच मिरर इज यूज टू सी द रिवर व्यू ऑफ कार। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारे पास में उत्तल दर्पण का। आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे
जो साइड में है इस प्रकार के होते हैं लगे हुए। तो ड्राइवर इस पीछे के शीशे को देखकर ही देखते हैं कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं वो टायर के नीचे आ जाए। तो इसलिए जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इसीलिए लगाया जाता है ये पीछे के काफ़ी अधिक क्षेत्र को देख सकता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है और वस्तु से क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। तो यह ध्यान रखें, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण हम अपना चेहरा देखने में काम में लेते हैं। अवतलकार गोलीय का इनका और हम अध्ययन करेंगे। ऊर्जा का मात्रक होता है, देखिए न्यूटन बल का है, किलोग्राम पदार्थ का द्रव्यमान का मात्रक है, वोट विद्युत शक्ति का है, इम्पोर्टेंट जूल। पृथ्वी का प्लाइन वेग है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ फॉर अर्थ इज। यहाँ पर प्लाइन वेग होता क्या है, देखिए आप किसी, यहाँ पर आप खड़े हैं और किसी पत्थर को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। जब किसी पत्थर को आप ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी के द्वारा भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिससे वो पत्थर क्या होगा, या तो आपके ऊपर आके गिरेगा, और आपके ऊपर आके गिरेगा तो दिक्कत आएगी क्योंकि आपके लग सकती है, या साइड में गिरेगा। डिपेंड करता है आप पत्थर को किस साइड में फेंक रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी चीज को इस प्रकार से फेंकें कि वो पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण बल को ही पार करके चली जाए और हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाए, अर्थात वो ब्रह्मांड में हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के हम देखते हैं अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे जाते हैं, उपग्रह क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये होता क्या है, प्लाइन वेग वह वेग होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को, यदि किसी वस्तु को उस वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके चली जाती है, वापस पृथ्वी पे लौट के नहीं आती है, उस वेग को प्लाइन वेग कहते हैं। इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, प्लाइन का मतलब होता है भागना। हम अपने कहते हैं ना 11 नंबर गाड़ी से प्यारे बच्चों भागते हैं तो 11 लगा देना। फिर कहेंगे कितने जने, टांग कितने हैं हमारे, पैर कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 11.2 आंसर हो जाएगा प्लाइन वेग के लिए, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। तो बताइए मुझे प्लाइन वेग का आंकिक मान कितना होगा, बिल्कुल 11 नंबर की गाड़ी से 2 पैर होते हैं, 11.2। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, विच मेटेरियल यूज्ड इन थर्मामीटर फ्रॉम द फ्लोइंग, पारा, सोडियम, जिंक और चांदी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पारा। ध्यान रखिए इसका प्रतीक Hg भी होता है, मरकरी भी कहते हैं। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग एपरेटस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। नंबर 1 है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत चुम्बक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, और विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल। तो यहाँ पर यदि हम इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यह आंसर हमारा एकदम सही है। विद्युत हीटर आपने देखा है, हीटर जो होता है उसमें विद्युत की सप्लाई होती है, और ये तार है नाइक्रोम के लगे हुए तार होते हैं, ध्यान रखना विद्युत हीटर में, और ये जलने लग जाते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा को की हानि उष्मा के रूप में होती है, और ये उष्मा हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो आंसर है विद्युत हीटर। भारत में द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है, आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ये तो डायरेक्ट पर्सन होते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इन स्पेस इज आर्यभट्ट। ये तमाम हमारे एक बार इस वीडियो के अंदर विज्ञान के प्रश्न हो गए, और भी हम जो सामान्य अध्ययन के पेपर हैं वो लेके आएंगे। यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनएनएमएस के अंदर जो न्यू कंसेप्ट क्लासेज के वीडियो देख रहे हैं उन्हें इसका फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक। और आगे भी जो बच्चे एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी करें, वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। और हम अथक प्रयास यही कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले जितना भी एनएनएमएस का सिलेबस है वो कवर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।